ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है भारत में नेपाल के कार्यवाहक राजदूत रामप्रसाद सुवेदी के साथ आकाशवाणी संवाददाता अशोक चौरसिया की भेंटवार्ता। सर, भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक और सभ्यता काल से है। दोनों के सांस्कृतिक संबंध बहुत समृद्ध हैं। इस परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य को विकसित होने में वर्षों लगा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी जो रिलेशंस है वो बुनियादी है, वो सदियों से है, प्राग ऐतिहासिक है और जनस्तर में है। ये हमारी सभ्यता बन गई, ये हमारी एक परिचय बन गई अभी, क्योंकि जो सभ्यता बन गई है ये हिमालय से नदी उत्पत्ति होना, बह के इधर दक्षिण तक आना, इसी रिवर में ये लाइफ सस्टेन हो गया है। यहीं पर हमारा खेती बाड़ी होगा, यही करके अभी इस टाइम तक हम आ गए। हमारे कई दादा परदादा से आज के दिन तक ये बहुत ही खास किस्म का अनुभव रहता है हमें, और ये संबंध को आगे लेकर के जाना, इसको सेलिब्रेट करना, इसको खुद जीना, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, इससे लिविंग रिलेशंस है। इसका तुलना हो नहीं सकता, अतुल्य है। और बहुत ही कम देशों के बीच ऐसे संबंध होंगे जैसे नेपाल और भारत के संबंध है। और ये संबंध हमें एक परमानेंट कंटेक्स्ट, एक स्थायी बैकग्राउंड देता है कि हम आपसे जैसे अजनबी की तरह नहीं मिलते, एक अपने रिलेटिव की तरह मिलते हैं, ऐसा फीलिंग आता है। इसीलिए तो ये संबंध के बारे में इतना बोलना चाहता हूँ। इस संबंध के आधार में, इसके जग में, इसकी बुनियाद में हमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, जनस्तर के संबंध को आगे बढ़ा के ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में सत्ता में आते ही उन्होंने अपने पड़ोसी देश प्रथम की एक कार्य विदेश नीति अपनाया है। इस परिप्रेक्ष्य में विगत 7 सालों से भारत और नेपाल के संबंध और मजबूत हुए हैं। ये दोनों के संबंध में और मजबूती की संभावनाओं पर आप प्रकाश डालेंगे? ये बात को कहते हुए हमें खुशी मिलती है कि भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेबरहुड फर्स्ट ये पॉलिसी लेके आगे आया है। और उनकी विजिट से उनकी नेपाल के प्रति जो प्यार है, जो अफिनिटी है, जो प्राथमिकता है, उसको देख करके हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। और इससे क्या होगा कि नेपाल और भारत, जो बोलने की ऐसी जरूरत है तो है नहीं कि प्रायोरिटी है, एक दूसरे का छिमेकी बन के रहे हैं। और ये कॉन्शियसली एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के मैसेज से भी ओके नेपाल प्रायोरिटी है, वैसे ही हम भी नेपाल के जो भारत के प्रति जो संबंध है उसको भी हम बहुत ही प्राथमिकता में रखते हैं। यही प्यार है, उसका अभिव्यक्त कर दिया गया है पॉलिसी में, क्योंकि उसके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के जरिए नेपाल और भारत को क्लोज आने की जो कंटेक्स्ट है वो बन जाएगा। और आपने तो देख ही लिया है कितने काम हम साथ में कर रहे हैं, और आगामी दिन में भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए, इसको आगे लेकर के जाना है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में पहला भ्रमण नेपाल की 2015 में जब नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया तो 15 मिनट के अंदर राहत सामग्रियों के साथ उद्धार टीम को भेजा। इसी तरह इस बार जो कोविड का संकट आया उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने दवाइयां, वैक्सीन इत्यादि हर प्रकार से नेपाल को मदद किया। भारत नेपाल के बीच में एक आर्थिक सहयोग संबंध भी है, जिससे संपर्क संजाल, बाकी सारी चीजों का विकासमूलक कार्य को एक गति मिलती है। भारत और नेपाल की जो जनता है वो एक दूसरे के देशों में निर्बाध रूप से आती है, न पासपोर्ट की जरूरत है, न वीजा की जरूरत है। भारतीय सेना में हजारों गोरखा सैनिक हैं जो भारत की रक्षा में हरदम तैनात रहते हैं। ऐसे सारे संबंधों के परिप्रेक्ष्य में इसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? नेपाल भारत संबंध का कूटनीतिक संबंध स्थापना का दिस ईयर 75वां साल चल रहा है, और ये ऐतिहासिक समय में भारत में भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये बहुत ही खास समय है, और ये ऐसा भी समय है कि दोनों देश की जनता को स्मरण करना है, क्योंकि अभी 75 साल हो गए, ये 3 जनरेशन कंप्लीट हो गए। इतना सालों में काफी चेंजेस आ गया, और न्यू जनरेशन को ये हमारी बुनियादी रिलेशंस, फंडामेंटल वेरी डीप रूटेड रिलेशंस है, उसको सिखाना भी है। नए जनरेशन को ये मैसेज पास भी करना है,
और ये दो देश के बीच को प्यार है, मित्रता है, एक सहयोग है, आपसी सद्भाव है एक दूसरे के प्रति। ये सबको सेलिब्रेट करना, उसको नर्चर करना, उसको बढ़ावा देना और नए जनरेशन को सिखाना कि ये अभी का नहीं, बहुत साल पहले का है। ये 1947 तो ये आजादी के बाद की बात है, उससे पहले से भी ये पीपुल तो वही है, जनता तो वही है। सो ये सेलिब्रेट करना, ये ऐतिहासिक रिलेशंस को सेलिब्रेट करने का अवसर है। ये हमें आगे विभिन्न सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम को करके, जन स्तर के कार्यक्रम को करके, परिसंवाद करके, क्योंकि भारत की आजादी में थोड़ा नेपाली लीडर का भी कंट्रीब्यूशन है, वो साथ जेल भी पड़े, साथ बैठे, एक प्यार है, एक सद्भाव है, उसको सेलिब्रेट करना है और उसे जन स्तर में पुनर्जीवित करना है और आगे लेके जाना है। सामान्यतः भारत के प्रधानमंत्री कोई भी जब शपथ लेते हैं तो उनका पहला विदेश भ्रमण नेपाल होता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पहला नेपाल को ही चुना, ऐसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री पहले भारत आते हैं और ऐसे उच्च स्तरीय दोनों देशों के नेताओं के बीच में आना जाना लगा रहता है। इस बार नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय श्री शेर बहादुर देउबा जी का भारत में भ्रमण होने वाला था, कोरोना के कारण ये टल गया है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के आपसी भ्रमण से दोनों देश के संबंधों को कैसे बल मिलता है? जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेपाल भ्रमण और नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण एक परंपरा बन गई है और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण में हमारे प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा जी आने की तैयारी में थे। हम तो काम कर ही रहे थे और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो मजबूरन ये पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन हम मानते हैं कि इतना हमने काम किया, एक मोमेंटम आ गया, एक गति हमने पकड़ ली, इसको फॉर्मलाइज करने की, इसको दोबारा वर्कआउट करने की एक कॉन्टेक्स्ट बन गया, एक बैकग्राउंड बन गया। इतना काम तो करना ही था, हमने कर दिया। और आपने जैसे बताया, कोई प्रोजेक्ट तो अनाउंस भी हो गए जहाँ ज्वाइंटली हम लुक फॉरवर्ड कर रहे थे और फॉर नेपाल एंड इंडिया ये इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम तो नेबर नेक्स्ट डोर हैं। 1 घंटा फ्लाइट में, 1.5 घंटा फ्लाइट में दिल्ली आप पहुंच सकते हैं। थोड़ा माहौल, ये कोविड का जो प्रकोप है ये थोड़ा कम हो जाए, फिर हम वर्कआउट करेंगे और नियरेस्ट अपॉर्चुन मोमेंट में ये विजिट एक्सचेंज होगा। उससे पहले ये जो अर्जेंट इशू है जो हमने ऑलरेडी एग्री किया है, उसको कई तरीके, कई ओकेजन हम सोच सकते हैं। ये नहीं कि ये विजिट स्थगित हो गया तो सब कुछ रुक गया, नहीं, बल्कि हम तो बोलना चाहते हैं कि एक गति हमने पकड़ ली, इस गति को हमने मेंटेन करके आगे बढ़ना है और अपॉर्चुनिटी को खोलना है। नेक्स्ट कब कर सकते हैं ये सोचना है, जल्दी कब कर सकते हैं ये सोचना है, क्योंकि दोनों प्राइम मिनिस्टर की एक अफिनिटी है, एक पर्सनल लेवल की क्लोजनेस है, तो ये एक फ्रेंडशिप जो है उसको सेलिब्रेट करने का मोमेंट विजिट में हो सकता है। इसीलिए इस फेथ में हम रहना है, जल्दी से हम ये विजिट कराएंगे, कोशिश करेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट का विकास किया है। भगवान बुद्ध नेपाल में जन्मे, लुम्बिनी में, और माता सीता जनकपुर में जन्मी जो नेपाल में है। तो इस बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट से दोनों देशों के संबंध और नेपाल के पर्यटन को कितना बल मिलेगा? यही तो नेपाल भारत संबंध को हमने बोला अतुल्य है, क्योंकि ये ऐतिहासिकता जो भगवान बुद्ध की जीवन में जो घटित हुई, उनका जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गए और उनका देहांत हो गया, ये लाइफ स्टोरी दो देशों के बांधती भी है। और ये कॉन्शियसली ये सर्किट को बनाने से लोगों को पता चलेगा कि बुद्ध का लाइफ कैसा था, उनका फिलॉसफी को सेलिब्रेट करने का अवसर मिलेगा और इससे इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये बुद्ध सर्किट का कॉन्सेप्ट है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया, उससे 3-4 काम एक ही साथ हो गए। पहला काम बुद्ध का लाइफ स्टोरी एवरीबॉडी नो, दूसरा डेवलप करना, ऐतिहासिक स्थल है तो ऐसे नहीं छोड़ना है ना, वो तो धरोहर बन गया, उसको स्ट्रेंथन करना है, प्रिजर्व करना है। तीसरा, लोगों को बुद्ध की लाइफ स्टोरी एक फिलोसफी जैसी है वो समझने में काफी आसानी हो गई। चौथा, देश के जो आर्थिक गतिविधि है पर्यटन के माध्यम से वो जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन होगा, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। वैसे ही रामायण सर्किट,
भगवान श्री राम पृथ्वी में मानव के रूप में आके वो पूरा उनका लाइफ ही एक लेसन है। ये हम समझते हैं कि महात्मा गांधी जी का भी लास्ट वर्ड्स हे राम था। तो हम चाहते हैं कि रामचंद्र जी की जीवन संगिनी माँ जानकी का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ। अभी तक ये बारात आते जाते रहते हैं, विवाह पंचमी को बारात जाती है। ये जो सभ्यता है, ये संस्कृति है, इसको हमें प्रिजर्व भी करना है, सेम तरीके से लोगों को बताना भी है और इससे थोड़ा इकोनॉमी में भी योगदान हो सके। इसी विजन से मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामायण सर्किट की घोषणा की थी और उन्होंने शिवा सर्किट और ज्योतिर्लिंग की सर्किट की वजह से भी, जैसे कि पशुपतिनाथ हो, सोमनाथ हो, रामेश्वरम हो, केदारनाथ हो, ऐसे जोड़ सकते हैं ना ज्योतिर्लिंग। ये बहुत ही अच्छा एक दूसरे का इतिहास बूझने का, उसको प्रमोट करने का ये कॉमन हेरिटेज जो है, बुद्ध भी कॉमन हेरिटेज है, रामायण भी कॉमन है, ये हमारी कल्चर है, इसको आगे लेके जाने का इससे अच्छा तरीका है ही नहीं। इसको हमें प्रमोट करना है, हम भागीदारी करना चाहते हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के विदेश सेवा प्रभाग से सन 1959 से नेपाली भाषा में लगातार कार्यक्रम जा रहे हैं। इससे दोनों देशों के जनता के बीच में सांस्कृतिक संबंध, भाषायिक संबंध विस्तार करने में बहुत बल मिला है। अभी पिछले 3 जनवरी से ऑल इंडिया रेडियो के विदेश सेवा प्रभाग ने भारत के 6 पड़ोसी देशों की भाषाओं जैसे दरी, पश्तू, बलूच, मैंड्रिन, चाइना, तिब्बती और इसके साथ नेपाली भाषा का जो प्रसारण है, कार्यक्रम प्रसारण, उसको 1.5 घंटे से 3 घंटा किया है, जिसमें नेपाल के प्रमुख शहर, ऐतिहासिक स्थल, धरोहर, धार्मिक स्थल, विशेष व्यक्तियों के बारे में, नेपाल की बात, ऐसा एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपको क्या लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ने भारत नेपाल के संबंध को और मजबूत करने में क्या भूमिका निभाई है तथा नेपाल के रेडियो को भी मजबूती प्रदान करने में क्या भूमिका निभाई है? हम तो ऑल इंडिया रेडियो के नेपाली भाषा के प्रोग्राम जो थे वो सुन के बड़े हुए हैं और ये जानकर हमें बहुत ही खुशी हुई कि नेपाली सेवा के जो टाइम थे वो दुगना कर दिया गया है। 3 घंटे का प्रोग्राम होगा। आपको इसके लिए बधाई और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल इंडिया रेडियो और नेपाल रेडियो के बीच में एक MOU भी है, टेक्निकली पार्टनरशिप में भी है और ऑल इंडिया रेडियो की नेपाली सेवा के विशेष कंट्रीब्यूशन भी है जो दोनों देशों को जोड़ के रखने में। ये आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया, नेपाल की बात। वो नेपाल की बात करना भी चाहिए और रेडियो में स्थान भी चाहिए। आपने पहले से बहुत अच्छा सोचा, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और नेपाल की बात होनी चाहिए और नेपाल की ऐतिहासिक संपदा के बारे में होनी चाहिए, विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा होनी चाहिए, स्थान के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये ऐतिहासिक पशुपतिनाथ है, उधर ये कृष्ण मंदिर है, विविधता जो नेपाल की है वो लोगों को आप लेके आइए, उन्हें भी जानने का मौका दीजिए। आपकी प्रोग्राम के माध्यम से एक दूसरे को हम समझ सकते हैं, एक जिज्ञासा जागृत होती है, वो भी नेपाल विजिट करेंगे और नेपाल के बारे में जानकारी रखेंगे। आपने ये प्रोग्राम का नाम भी बहुत अच्छा चयन किया, इसके लिए भी हम आपकी विजडम को हम अप्रिशिएट करते हैं और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इस स्पेशल ओकेजन पर ऑल इंडिया रेडियो नेपाली सेवा की टीम को और समग्र रेडियो को भी और भारत सरकार को भी जिन्होंने इतना टाइम एक्सटेंड कर दिया, सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। आगामी दिन की शुभकामनाएं। नेपाल के कार्यवाहक राजदूत श्री रामप्रसाद सुवेदी जी आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए अपना बहुमूल्य समय देकर अंतर्वार्ता में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चौरसिया जी, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारत में नेपाल के कार्यवाहक राजदूत रामप्रसाद सुवेदी के साथ आकाशवाणी संवाददाता अशोक चौरसिया की भेंटवार्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।